दोस्तों आज की जो कहानी है ये सिर्फ हॉरर बोल के हॉरर स्टोरी नहीं है, ये एक डिफरेंट तरह की स्टोरी है। इस कहानी में हॉरर से भी ज़्यादा हॉरिफाइंग पता है क्या है? इमोशनल रोलर कोस्टर्स। जो दिल होता है ना आपका, जब इस कहानी को मैंने सुना तो मेरा जो दिल था ना ऐसे पसीज गया ना भाई, वो दिल मतलब मैं खुद चाहता था कि जिन्होंने हमें कहानी भेजी है उनका नाम है अंबिका, और अंबिका ने अपने भाई अपनी फैमिली की कहानी मेरे को भेजी है, पर उन्होंने ये कहानी मुझे मेल करी है। अगर उन्होंने मुझे डीएम या मैसेज करा होता ना तो मैंने उनसे बात करी होती, उनसे पूछा होता और उनसे और ज़्यादा इस बारे में जाना होता, क्योंकि इस कहानी ने ऐसा अंदर से मुझे कर दिया है ना, ऐसा अंदर से इतना तोड़ दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये सिर्फ एक हॉरर स्टोरी बोल के मत सुनना आप। ये कहानी में सब कुछ है। इसमें प्यार है, सक्सेस है, धोखा है, बिट्रेयल है, ब्लैक मैजिक है, हॉरर है। इस कहानी में सब कुछ है दोस्तों। पर इससे पहले कि कहानी में स्टार्ट करूँ, प्लीज़ दोस्तों आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आते हैं बट सब्सक्रिप्शन बढ़ ही नहीं रहे हैं, क्या हो गया पता नहीं, कर ही नहीं रहे हो आप सब्सक्राइब। ऐसा क्यों? आप लोग रेगुलरली वीडियोस देख रहे हो पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो ऐसा मत करो प्लीज़, आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे ऑब्वियसली वी ऑल्सो गेट मोटिवेटेड दोस्तों। और अगर आप सब्सक्राइब करने जाओगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना हाथों हाथ। तो चलिए अब इसी बात में कहानी शुरू करते हैं। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कहानी हमें अंबिका ने भेजी है, और अंबिका और उसकी फैमिली दोस्तों देहरादून की रहने वाली है। देहरादून दोस्तों अगर आपको पता ना हो तो उत्तराखंड की राजधानी है। अब जो अंबिका है दोस्तों, सबसे पहले अंबिका की फैमिली के बारे में आपको बताता हूँ। सो अंबिका की फैमिली में दोस्तों अंबिका है, अंबिका का छोटा भाई है, अंबिका के पापा हैं और अंबिका की मम्मी है। अंबिका के पापा दोस्तों आर्मी में जॉब करते हैं और अभी रिसेंटली वो आर्मी से रिटायर हुए हैं। अंबिका की माँ दोस्तों सीधी सादी लेडी है जो हमेशा से हाउसवाइफ रही है। अंबिका का छोटा भाई है जिसको अंबिका बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उसका नाम है मयंक। दोस्तों मयंक की एज अभी 32 साल है और मयंक पिछले 6 सालों से दुबई में किसी कंपनी में जॉब कर रहा है। उसने बहुत छोटे से पैकेज से स्टार्ट किया था, धीरे धीरे वो एक डिसेंट अमाउंट वहाँ पे कमाने लगा है। दोस्तों अंबिका खुद बहुत हार्ड वर्किंग और बहुत इंटेलिजेंट लड़की है। अंबिका 35 साल की है और अभी वो गुड़गांव में सैमसंग में जॉब करती है। अब दोस्तों अंबिका और मयंक ये ना बहुत ही गरीब फैमिली से थे। इनके जो पेरेंट्स थे वो गांव में रहते थे, बहुत ही सीधे साधे भोले भाले लोग थे। पिताजी आर्मी में हैं, माँ हाउसवाइफ है, आप समझ सकते हो। पर जब बच्चे हुए तो बच्चों की एजुकेशन के लिए वो शहर आए, वो लोग देहरादून आए और फिर वहाँ पे उन्होंने खून पसीना एक करके मेहनत करके इनको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, इनको इस काबिल बनाया कि आगे जाके वो इनका नाम रोशन करें। और ये जो बच्चे हैं ना, इन्होंने करा भी ऐसे ही। अंबिका ने सबसे पहले अपनी जॉब ढूंढी, अलग अलग जॉब स्विच करी। 15,000 रुपये की जॉब से शुरू करते 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 इस समय पे वो महीने के 80,000 रुपये कमाती है। ऐसे ही मयंक है। मयंक ने पढ़ाई करी, लोकल वाला कॉलेज किया, उसके बाद उसने फिर किसी तरह जुगाड़ करके वो दुबई गया। दुबई में उस 40,000 रुपये से उसने शुरू किया और अभी वो दुबई में 1.5 लाख रुपए महीना कमाता है, जिसमें से ऑलमोस्ट वो लाख रुपए करीबन सेव कर लेता है। अभी जो दोनों भाई बहन हैं इन्होंने अपने माँ बाप को ना बहुत ही प्राउड कर दिया, और इनके जो माँ बाप हैं वो लिटरली इनके कहते हैं ना कि बिल्कुल इनके कायल हैं, अपने बच्चों के कायल हैं। वो जहाँ तहाँ हर किसी से बस अपने बच्चों की तारीफ ही करते रहते हैं। सबसे पहले अंबिका की जब जॉब लगी दोस्तों तो उसने अपने मम्मी पापा को बुलाया गुड़गांव, तो उसने ऑफिस दिखाया। अब अंकल आंटी ने ऑफिस देखा, उनको दे वर लाइक वाओ इतना बड़ा ऑफिस, अरे ये तो इतना अच्छे घर में रह रही है, कैब से आ रही जा रही है, तो वो ना बहुत खुश हो गए। उसके अगले साल उनके बेटे ने उनका पासपोर्ट बनवाया, दुबई बुलाया, कतर, अबू धाबी पूरा घुमाया। तो माँ बाप को और क्या चाहिए होता है? एक गरीब से माँ बाप मेहनत करके ही तो चाहते हैं हमारे बच्चे लायक हो जाएं, और फिर बच्चे जब फाइनली लायक हो जाते हैं तो उनसे बड़ी बात क्या है। पर दोस्तों ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह थी। अब अंबिका और मयंक ने ऐसी चीज़ कर ली थी जिससे माँ बाप ना बस खुशी से पागल हुए नहीं फिर रहे थे। दोस्तों बचपन से ही अंबिका, मयंक और इनकी फैमिली कभी भी अपने खुद के घर में नहीं रहे, ये हमेशा से किराए के घर में रहे, क्योंकि खुद का घर बनाना खरीदना दे कुड नॉट अफोर्ड इट। पर अंबिका और मयंक का ये बचपन से सपना था कि उनका अपना खुद का घर हो, उनके माँ बाप किराए में ना अपने खुद के घर में रहें। तो अंबिका और मयंक ने धीरे धीरे करके सेविंग करी और एक अमाउंट जमा करा, और उसके बाद जब अंकल रिटायर होके आए आर्मी से, तब आर्मी से रिटायरमेंट आते हैं तो पैसा मिलता है ना दोस्तों, तो वो पैसा और इनकी सेविंग्स मिला के इन लोगों ने देहरादून में एक लैंड ली। अब देहरादून थोड़ा महंगा है तो बहुत बड़ी लैंड नहीं ले पाए लोग, तो इन्होंने लगभग 1000 स्क्वायर फीट के आसपास की लैंड ली, जो कि 100 गज के आसपास होती है। वो लैंड दोस्तों बहुत बड़ी तो नहीं थी, पर खुद के घर की तो बात ही कुछ और होती है ना दोस्तों, छोटा हो पर खुद का हो, है कि नहीं। खैर इस लैंड को जब उन्होंने खरीदा तो उसके बाद इसका भूमि पूजन रखाया गया। माँ बाप ने बड़े चाव से बड़े अच्छे अच्छे पंडित जियों को बुलाया। अंबिका छुट्टी लेके आई गुड़गांव से, और मयंक
दुबई से एक हफ्ते के लिए इंडिया आया, जस्ट कि भूमि पूजन में वहाँ होगा। बहुत सारे रिलेटिव्स को बुलाया गया और जो भी रिलेटिव्स आते थे बधाई देते थे। तो अंकल आंटी तो बस उनका था कि हमारे बच्चे हमारे बच्चे हमारे बच्चे, वो हर किसी से इतनी तारीफों के पुल बांध देते थे ना कि कोई बात नहीं थी। अब अंबिका और मयंक ने लैंड तो ले ली थी, अब उनका टारगेट था इस पे घर बनाना। अब घर बनाने वाली बात बाद में करेंगे दोस्तों। यहाँ पे अंबिका और मयंक के रिलेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, भाई बहन का रिश्ता अपने आप में बहुत ही स्वीट होता है, बहुत ही प्यारा होता है। इनका रिश्ता भी बहुत प्यारा था और ये दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोज थे और बहुत प्यार करते थे। ऑल्दो मयंक दुबई में रहता था और अंबिका इंडिया में रहती थी, पर मयंक हर दिन घंटों घंटों तक वीडियो कॉल करता था अंबिका को और पूरी बात अपनी दीदी को, पूरे अपने एक्सपीरियंस, दिन भर की बातें, गॉसिप, सब कुछ अंबिका को बताता था और अंबिका भी सब चीज़ें उसे शेयर करती थी। ये दोनों भाई बहन ना बहुत क्लोज थे। इनका ना एक रूटीन था, हर रात वीडियो कॉल करते थे ये। तो फैमिली वाले भी होते थे पहले, मम्मी पापा चारों लोग आपस में, इनकी खिचड़ पिचड़ चलती रहती थी, मस्ती। और फिर जब माँ बाप सो जाते थे तो उसके बाद ये दोनों आपस में बात करते थे और उन बातों में अब लेटली पैसों को लेके काफ़ी डिस्कशन होता था, क्योंकि अब इनका टारगेट था घर बनाना। अंबिका बताती है कि वो अपने भाई से कुछ नहीं छुपाती थी और ना ही उसका भाई उससे कोई चीज़ छुपाता था। इनका ऐसा बॉन्ड था कि अंबिका दिन में कम से कम 10 बार भगवान को थैंक्स बोलती थी कि यार ऐसा भाई आपने दिया, कि दुनिया का बेस्ट भाई आपने मुझे दिया है। अब इसके बाद अंबिका बताती है कि मयंक की गर्लफ्रेंड बनी दुबई में, वो भी इंडिया से ही थी, नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग से, और वो दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी और मयंक को काफ़ी पसंद थी। मयंक अंबिका से अक्सर उसके बारे में लंबी लंबी बातें किया करता था। फिर मयंक उसको डेट करना शुरू करता है एंड देन दोनों रिलेशनशिप में आते हैं एंड देन फाइनली वो लोग सीरियसली कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाते हैं और धीरे धीरे उनके रिलेशनशिप को भी काफ़ी टाइम हो चुका था। दोनों अब शादी के बारे में भी सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे। फिर एक दिन मयंक अंबिका को कॉल करके बताता है कि दीदी, हम दोनों ने ये प्लान किया है कि हम साथ में ही एक साथ मूव इन कर लेंगे और फिर वो उसके बाद एक ही साथ एक ही घर में रहने लगते हैं। अंबिका अपने भाई के लिए बहुत खुश होती है, क्योंकि जहाँ उसका भाई एक साथ मूव इन कर रहा होता है, अपनी पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ रहा होता है, यहाँ उनका जो ड्रीम हाउस का काम था, उनके अपने खुद के घर का काम चालू हो गया होता है। अब उसका भाई जब लिव इन रिलेशनशिप में मूव इन कर जाता है, साथ में रहने लगते हैं, तो अंबिका बताती है कि उसकी और मयंक की बात ना थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि अब ऑब्वियसली अंबिका भी समझती है कि उसको अपनी स्पेस चाहिए। बट अंबिका वॉज वेरी हैप्पी। अंबिका वॉज हैप्पी फॉर मयंक, अंबिका वॉज हैप्पी फॉर द हाउस। तो ऑल इन ऑल बड़ी हैप्पी वाइब थी। अब दोस्तों यहाँ तक सब बढ़िया था, पर अब यहाँ से कहानी ध्यान से सुनना। अंबिका बताती है कि ये सब अच्छी चीज़ें जब हो ही रही थी, तो इसी दौरान उसने अपने भाई के बिहेवियर में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस नोटिस करे। सबसे पहला चेंज उसने ये नोटिस किया कि उसने खुद से अंबिका को कॉल करना बिल्कुल बंद कर दिया था, और जब अंबिका उसे कॉल करती थी तो हर बार वो कॉल काट दिया करता था। पहले शुरू में वो कॉल काट के मैसेजेस का रिप्लाई कर देता था, पर अब अंबिका के मैसेज पड़े रहते थे इनबॉक्स में, वो उन्हें सीन तक नहीं करता था। पहले जो दिन में 2-2, 3-3 घंटे बात करते थे, अब हफ्तों तक उनका कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है, बात ही नहीं हो पा रही है। और रोज रात को जो फैमिली टाइम होता था, फैमिली से सब लोग साथ में वीडियो कॉल करते थे, अब वो फैमिली कॉल वगैरह को ज्वाइन ही नहीं करता था। अब इनके मम्मी पापा भी बड़े परेशान हो जाते थे, क्योंकि हफ्तों तक मयंक से बात ही नहीं होती थी, कुछ खोज खबर ही नहीं होती थी उसकी। तो माँ बाप तो परेशान होंगे ना यार, अगले देश में, दूसरे देश में है, समुद्र पार करके बेटा गया हुआ है, तो उनको घबराहट होगी। अब ऐसे करते करते ना ये बिहेवियर और ज़्यादा बढ़ता गया। अब एक दिन अंबिका ने उसे कॉल किया, कोई कॉल बैक नहीं। फिर 2 दिन बाद उसने फिर से कॉल किया, कॉल काट दिया, नो कॉल बैक। तो एकदम से ना अंबिका को पैनिक सा होने लगा कि यार क्या हो रहा है। तो अंबिका ने उसको कॉल पे कॉल कंटिन्यूसली उसे 25-30 कॉल करे, और 25-30 बार फ़ोन करने के बाद मयंक ने फ़ोन उठाया, और फ़ोन उठाने के बाद लेजिट अंबिका को उसने झाड़ दिया। दीदी, तेरे को स्पेस वगैरह का कुछ पता है कि नहीं? यार आदमी को उसकी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है यार, तो घुस जाती है हर वक्त कॉल 24 घंटे कॉल। अरे कोई काम वाम है तुम्हारे पास कि नहीं है? काम करता हूँ यार, मैसेज डाल दिया करो ना, जब मैं फ्री होऊंगा मैं पढ़ दूंगा, कर दूंगा रिप्लाई यार। वहां से मयंक चिल्ला रहा था और यहाँ पे अंबिका वो शॉक्ड, क्योंकि मयंक ने इस तरह से कभी अंबिका से आज तक बात ही नहीं करी थी। और इससे पहले अंबिका कुछ बोल पाती, मयंक वहां पे फोन काट देता है और अंबिका लेजिट उसके हाथ में बस फोन ना धरा का धरा रह जाता है। वो शॉक में होती है, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता है कि मेरे भाई को हो क्या गया भाई। अब अंबिका बहुत हर्ट हो गई थी कि मयंक ने उससे इतने बदतमीजी से बात करी, तो अंबिका ने अपने फादर को ये बात बताई। अब अंबिका के जो फादर हैं वो बड़े स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी रहे हैं बचपन से ही, तो मयंक की भी ना काफ़ी फटती थी अपने पिताजी से। तो उसके पापा मयंक को कॉल करते हैं और मयंक को झाड़ देते हैं कि ये कोई तरीका है तूने कैसे अपनी बहन से बात करी,
वो क्यों तूने उससे ऐसे बात करी, एक तो तू उसका कॉल नहीं उठाता है, ऊपर से तू अब उस पर चिल्लाएगा। तो उस पर मयंक ने बोला कि नहीं पापा, मैं एक्चुअली में जॉब में था, मैं ऑलरेडी बहुत सारे काम कर रहा था और बहुत पैनिक में था, तो वो गुस्सा ना दीदी पे निकल गया। खैर उसके पिताजी ने फिर समझाया कि देख ये सब मत करो, तुम बड़े हो गए हो, तुम इतने प्यार से हमेशा से रहे हो, अभी भी प्यार बरकरार करके रखो और आपस में बातचीत करो, सॉल्व करो, तूने उस पर चिल्लाया तो तू सॉरी बोल उसे। तो मयंक ट्राई करता है मेंट करने का, पर अंबिका काफ़ी गुस्सा होती है तो उसका कॉल वगैरह नहीं उठाती। फिर वो धीरे धीरे उसको मैसेज करता है अपनी बहन को, फिर कॉल करके पटाई लेता है। इवेंचुअली अंबिका फ़ोन उठा लेती है। तो अंबिका जब फ़ोन उठा लेती है तो मयंक उसे सॉरी वगैरह बोलता है और बताता है कि मैं थोड़ा उस समय टेंशन वेंशन में था। अब अंबिका को थोड़ी थोड़ी चिढ़ तो मची रही होती है क्योंकि वो इतने टाइम से उसे घोस्ट कर रखा होता है मयंक ने। तो वो अपने भाई को ऐसे टॉन्ट में ना ऐसे डायलॉग सा मार देती है कि जब से तू लिव इन में गया है ना, जब से तेरे को लड़की मिली है, तब से ना तू एकदम बदल गया है। अब जैसे अंबिका ये बात बोलती है मयंक को, भाई मयंक भड़क जाता है। वो बोलता मुझे पता था घूम फिर के आप वहीं जाओगी, आपके दिमाग में कोई और बात आती ही नहीं है। मैंने ना गलती करी आपको बताया, आप डिजर्व ही नहीं करते कि मैं आपसे शेयर करूं। और ये बोल के फट करके फ़ोन काट देता है। अब दोस्तों मयंक और अंबिका का रिश्ता ना और ज़्यादा स्ट्रेंड हो चुका था। पहले तो इनकी हफ्ते में इक्का दुक्का बार बात हो जाती थी, अब तो इनकी बात होना बहुत ही कम हो गया था। ये दोनों तभी बात करते थे जब इनका जो घर बन रहा है उसके बारे में कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन या कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं करनी पड़ती थी। खैर ऐसा करते करते 1 साल बीत जाता है और इनका जो घर है, इनके सपनों का घर, वो कंप्लीट हो जाता है। उस घर का जब गृह प्रवेश होता है तो अंबिका भी आती है और दुबई से छुट्टी लेके मयंक भी घर आता है। मयंक और अंबिका जब इतने सालों बाद मिलते हैं, ऑल्दो इनकी बात नहीं हो रही होती है और आपस में इनका पॉजिटिव नोट्स में चीज़ें नहीं चल रही होती हैं, पर ये दोनों जब मिलते हैं ना तो ये दोनों बिल्कुल ओल्ड टाइम्स की तरह मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से गले लग जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। बिल्कुल जैसे होता है ना पहले जो ये भाई बहन आपस में मिलते थे, वो जो इनका बॉन्ड था वो दोबारा से जिंदा हो जाता है। दोनों बहुत ही इमोशनल होते हैं क्योंकि वो पहली बार अपने माँ बाप को अपने खुद के घर के अंदर देख रहे होते हैं। उनके लिए बड़ा मोमेंट होता है। घर में शिफ्टिंग वगैरह हो जाती है, सब जो भी होती है ना, सारी चीज़ें जो भी रस्म व रिवाज होते हैं वो सब पूरे हो जाते हैं। और उसके बाद जब शाम को लोग फ्री होते हैं, अंबिका और मयंक साथ बैठे होते हैं, तो मयंक अपने दिल की बातें अंबिका से शेयर करता है। मयंक बताता है कि दीदी पिछले 1 साल से मैं तो बहुत परेशानी में फंसा हुआ हूँ, मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मेरे पे क्या क्या गुजरी है। तो अंबिका उससे पूछती है कि क्या हुआ भाई, बता, तू मुझे तो बता ही सकता है। तो उसका भाई बताता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी, जब वो साथ में थे, डेट कर रहे थे, तो एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल, पर जब वो साथ में रहने लगे तो कुछ 1 महीने तक तो सब कुछ बढ़िया था, पर उसके बाद इनके रिलेशनशिप में ना बहुत ही टॉक्सिसिटी आ गई। इनके आपस में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगती थी और लड़ाइयाँ तो किसी तरह से मयंक झेल ही रहा था। एक दिन उसको पता चलता है अपने कलीग्स के थ्रू कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है वो इस पर चीट कर रही है। उसके बाद जब मयंक उस पर थोड़ा इंक्वायर करता है तो उसे पता चलता है कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है उसका ऑलरेडी एक 14 साल पुराना बॉयफ्रेंड है। वो 14 साल से किसी के साथ है और वो मयंक के साथ तो अभी अभी आई है, यानी वो डे 1 से मयंक को चीट कर रही है। मयंक का दिल टूट जाता है और उसके बाद वो घर जाके जब अपनी गर्लफ्रेंड को कन्फ्रंट करता है तो उसकी गर्लफ्रेंड अपनी गलती मानने की जगह सिंपैथी लेने के लिए खूब सारी झूठी झूठी कहानियां बनाने लगती है। वो इसको बोलती है कि बेबी, मेरा जो एक्स है उसके पास मेरी कुछ प्राइवेट पिक्चर्स हैं, उसकी वजह से मुझे ब्लैकमेल करता है और मेरे को मजबूरी मुझसे बात करती पड़ती है और यही रीज़न है कि देख मैं अभी भी उससे बात कर रही हूँ, और इस तरह की बातें करने लगती है वो। मयंक बहुत ही गुस्से में होता है और उसको बोलता है वो कि तू मेरे घर से निकल, तूने मुझे धोखा कैसे दिया। पर वो घर से निकलने से पहले इतना रोना धोना और ऐसा ड्रामा कर देती है कि मयंक बेचारे का भी दिल पसीज जाता है। मयंक बोलता है कि चल ठीक है यार, तू यहीं रह ले, अब तू कहाँ जाएगी सड़क पे, क्योंकि वो मयंक को बोलती है कि मैं तो तेरे बिना कहाँ जाऊँगी, मेरे पास तो घर नहीं है, मैं तो होमलेस हो जाऊँगी, फलाना फलाना। तो मयंक बेचारा मान जाता है। अब सबसे हैरानी की बात ये बताई अंबिका को मयंक ने कि वो घर पे तो उसके रह ही रही है, पर मयंक इज कम्प्लीटली स्पॉन्सरिंग हर। उसके सारे खर्चे, उसके सारे शौक अभी भी मयंक पूरे कर रहा है। चीट होने के बाद, धोखा मिलने के बाद, दिल टूटने के बाद वो उसके घर में भी रह रही है और अपने सारे खर्चे भी मयंक से करा रही है। और मयंक बताता है कि उसका बिहेवियर इतना अजीब हो गया था उस लड़की का कि एक दिन मयंक ने उसको अपने पर्सनल काम के लिए पैसे देने से मना कर दिया, तो उसने टेबल पे ग्लास उठाया और वो ग्लास उठा के मयंक के शोल्डर पे मार दिया। मयंक उसकी इस हरकत से इतना शॉक्ड हो गया और इतना डर गया कि वो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाया। और पता नहीं क्या हुआ इसके बाद से कि वो जो बोलती कि मयंक वो करता गया। मयंक बताता है कि वो उसका एक पपेट जैसा हो गया है। जब उस लड़की का मूड अच्छा होता था तो सब अच्छा होता था, जब उस लड़की का मूड खराब होता था तो वो मयंक को अब्यूज़ करती थी, मयंक के ऊपर चीज़ें फेंकती थी, मयंक के ऊपर कभी कभी तो आके थूक देती थी। लिटरली मयंक को हर दिन हरासमेंट फेस करना पड़ रहा था। मेंटल ट्रॉमा तो मयंक को मिल ही रहा था, बट मयंक डेली फिजिकली भी अब्यूज़ हो रहा था। मयंक बताता है कि कभी कभार उसने हिम्मत जुटाई और रेजिस्ट किया,
उसके बैड बिहेवियर को रजिस्ट किया और उसको घर से निकल जाने के लिए बोला, तो वो उल्टा और एग्रेसिव हो गई और उसके बाद उसने मयंक को धमकी देने लगी कि मैं अभी पुलिस में चले जाऊंगी और बोलूंगी कि तूने मेरे को यहाँ बंद करके रखा है और तू मेरा डेली रेप करता है। और इन सारी चीज़ों से मयंक इतना डर गया कि उसके बाद मयंक ने कंप्लीटली कुछ भी बोलना छोड़ दिया। और मयंक बताता है कि अब वो फाइनली घर आया है पूजा में, पता नहीं कैसे उसको स्ट्रेंथ आ रही है सारी चीज़ें बातें बताने के लिए, और अब तो उसका बिल्कुल मन ही नहीं है दुबई जाने के लिए, क्योंकि आने से पहले भी उस लड़की ने इतना कलेश काटा, इतनी लड़ाइयाँ करी, किसी तरह मयंक वहाँ से जान छुड़ा के यहाँ आया। अब अंबिका ये सारी चीज़ें सुन के बड़ी हैरान हो जाती है। ऑब्वियसली यार वो उसका, चाहे वो 32 साल का हो, बट इवेंचुअली मयंक उसका है तो बेबी ब्रदर ही ना। अंबिका बोलती कोई नहीं, अब मैं तेरे साथ जाऊंगी दुबई और वहाँ जाके इस चीज़ को सॉर्ट करूंगी। अंबिका बताती है कि मयंक जितने टाइम तक देहरादून आया हुआ था तब तक टिया का उसको एक भी कॉल मैसेज कुछ भी नहीं आया है। टिया दोस्तों उसकी गर्लफ्रेंड का नाम था। अब करते करते एक हफ्ता बीत जाता है और मयंक के वापस जाने का टाइम आ जाता है। अंबिका कॉन्फिडेंट होती है कि वो उसके साथ दुबई जाएगी और दुबई जाके उस लड़की को उसके घर से भगा के मानेगी। अब अंबिका और मयंक दुबई पहुंचते हैं और वो अपने फ्लैट जाते हैं। मयंक के पास चाबी होती है तो फ्लैट का दरवाजा खोलता है और जैसे दरवाजा खोलता है फ्लैट के अंदर जाता है, वो देखता है उसके बेडरूम में एक लड़का बैठा हुआ है, वो भी सिर्फ अपने शॉर्ट्स में, कंप्लीटली नंगा, सिर्फ शॉर्ट्स पहन के बैठा है और उसके बगल में टिया लेटी हुई है। टिया इनको देख के शी वॉज इन शॉक और अंबिका एंड मयंक दे गॉट फ्यूरियस। अंबिका उससे बोलती है घर से निकल अभी तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में ये सब करने का। और वो दोनों एकदम पैनिक करते हैं और वो पता नहीं फिर अपना सामान उठा के पैनिक करके घर से बाहर निकल जाते हैं। जब वो घर से बाहर जाती है टिया, तो मयंक मतलब शॉक में तो ऑब्वियसली था ही वो, बट समहाउ उसके चेहरे पे ना एक रिलीफ था, एक स्माइल थी बड़ी छोटी सी कि चलो फाइनली पीछा छूटा। बट अंबिका वो इतने शॉक में थी, वो इतनी हैरान थी कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के घर में ये सब खुलेआम कैसे कर सकती है। अब अंबिका कुछ दिन वहां पे रुकती है जस्ट इन केस कि अगर वो वापस आया कुछ है तो सेफ्टी के लिए वहां रुक जाती है और एक हफ्ता करीबन वहां रुक के वो मयंक को दोबारा से सेटल करती है और फिर वो इंडिया वापस आ जाती है। मयंक भी इसके बाद अपना काम दोबारा से शुरू करता है, अपनी जॉब में फोकस करता है और अंबिका और मयंक दोनों भाई बहनों का रिश्ता ना एकदम पहले की तरह हो जाता है। दोनों खूब सारी बातें क्या करते हैं, चीजें शेयर क्या करते हैं एंड दोबारा से अगेन जो उनका कम्युनिकेशन खत्म हो गया था वो वापस से बिल्ड हो गया होता है। अब धीरे धीरे टाइम बीतता है पर मयंक का ना उस घर में अब मन नहीं लग रहा होता है। घर तो क्या उसका दुबई में ही मन नहीं लग रहा होता है, तो वो फिर इवेंचुअली अपनी जॉब वगैरह छोड़ता है और सब कुछ अपना सामान वामान लेके पैकअप करके इंडिया वापस आ जाता है। अब मयंक इंडिया आ जाता है और अपने नए घर में आके शिफ्ट हो जाता है। नए घर में पूरा एक फ्लोर मयंक के लिए ही बनाया गया था, तो मयंक को अपनी पर्सनल स्पेस भी मिलती है और उस स्ट्रेस से निकल के जब वो घर आता है तो उसको बहुत लाइट फील हो रहा होता है। अब वो घर के कामों में अपना हाथ बटाने लगता है, कुकिंग करने लगता है, गार्डनिंग में मम्मी वगैरह की हेल्प कर देता है, पापा की हेल्प कर देता है। ऑल इन ऑल हर कोई घर में बहुत ही खुश होता है। साथ ही साथ कुछ टाइम बीतने के बाद वो जॉब्स के लिए अलग अलग जगह अप्लाई करता है और फाइनली उसके हैदराबाद में जॉब लग जाती है। तो जॉब के लिए फिर वो देहरादून से हैदराबाद शिफ्ट हो जाता है। जब वो हैदराबाद शिफ्ट होता है तो नई जगह, नई काम, नया प्लेस, नए दोस्त, सारा एनवायरनमेंट नया होता है एंड ऑनेस्टली मयंक वाज लाइकिंग इट अ लॉट। अब यहाँ से दोस्तों हॉरर की शुरुआत होती है। कुछ दिनों बाद मयंक अंबिका को बताता है कि उसको बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग सपने आ रहे हैं और सपने में वो बार बार अपनी दादी को देख रहा है। अंबिका बताती है कि उनकी जो दादी थी वो इस दुनिया में अब नहीं थी, पर वो हर दिन हर रोज मयंक के सपनों में आ रही थी। सपने में मयंक को वो हर बार रोते हुए दिखती थी। हर बार एक सा ही सपना होता था कि मयंक अपनी मोटरसाइकिल में कहीं जा रहा है और फिर सामने उसकी दादी आ जा रही है और वो रो रही है। मयंक अंबिका को बताता है कि दीदी मैं बहुत परेशान सा हो गया हूँ कि मुझे बार बार पता नहीं क्यों ये सपना आ रहा है। अब दोस्तों किसी को भी सपने आते हैं ना एक बारी तो हमें होता है ना डर के हम उठते हैं सपने से घबराहट में, फिर उसके बाद अगले दिन सपना आता है, फिर उसके बाद अगले दिन सपना आता है, सपने पे सपने, सपने पे सपने। जब मल्टीपल टाइम्स सपने आते हैं ना तो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और बहुत परेशान हो जाता है। और यही बात मयंक ने परेशान होकर फिर अंबिका को भी बताई। अब धीरे धीरे जो सपने थे ना दोस्तों ये और ज्यादा इंटेंस होते जा रहे थे मयंक के लिए। मयंक को सपने में अब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड टिया और पता नहीं टिया के साथ एक औरत भी दिखती थी और उसके दूसरे कोने में उसको अपनी दादी भी दिखती थी रोते हुए। अब ये सारी चीजें ना दे स्टार्टेड टू टेक अ टोल ऑन मयंक्स हेल्थ, स्पेशली हिज मेंटल हेल्थ। मयंक की मेंटल हेल्थ तो खराब हो ही रही थी, साथ में उसकी फिजिकल हेल्थ भी खराब होती जा रही थी। मयंक 73 केजीज का था और अब उसका वेट सिर्फ 55 केजीज रह गया था। अब मयंक और अंबिका तो काफी परेशान थे, ऑब्वियसली काफी उनके लिए ट्रॉमेटिक था ये सारा। पर उन दोनों भाई बहनों ने अपनी माँ बाप को ये बातें नहीं बताई थी। जब शाम को ये लोग वीसी वगैरह करते थे, वीडियो कॉलिंग वगैरह करते थे, तो माँ बाप अक्सर पूछा करते थे मयंक से कि बेटा तू कुछ खा नहीं रहा है क्या हो गया तेरे को, वहां जाके एकदम पतला होता जा रहा है, सूखता जा रहा है। तो मयंक किसी तरह से ना रफा दफा कर देता था इस बात को कि मैं
जिम जा रहा हूँ मम्मी, मैं तो जानबूझ के पतला हो रहा हूँ और आप देखो कंप्लेन कर रहे हो, लग रहा होगा आपको ऐसा कुछ है नहीं। इस तरह से वो बातें टाल देता था। लेकिन अंदर ही अंदर मयंक बहुत परेशान था, वो लिटरली रो रहा था। अब जो ये दोस्तों ये जितना भी हॉरर एक्टिविटीज थी ना, ये मयंक के साथ बढ़ते जा रही थी। पहले सपने में दादी आने लगी, बार बार, फिर सपने में उसकी एक्स आने लगी, और उस एक्स के साथ एक औरत होती थी अनजान सी, और उस औरत का चेहरा ही ना कुछ अजीब सा था। होते हैं ना सीधे चेहरे भी होते हैं बट डरावने होते हैं। साथ में उसी सपने में दादी कैसे आ जा रही है। तो ये सारी चीजें हो तो रही थी, पर अब मयंक के साथ उसके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज भी होने लगी थी। मयंक को ना मोस्टली जितनी भी उसके साथ हॉन्टिंग्स हो रही थी उसके सपने में ही हो रही थी। एक रात मयंक सो रहा होता है, उसे सपना आता है। सपने में वो देखता है कि उसको ना बहुत चोट लगी हुई है और जगह जगह से उसका खून बह रहा है, और वो देख ही रहा होता है खुद को कि उसको एकदम से ऐसा लगता है जैसे उसका गला कोई दबा रहा है, उसको सफोकेशन सी फील हो रही है, और एकदम से उसकी आंख खुलती है। जब उसकी आंख खुलती है तो एक झलक के लिए वो देखता है कि उसके खुद के रूम में उसकी दादी, और दादी के साथ उसकी एक्स टिया, और उस टिया के साथ वही औरत, वो उसके रूम में बैठे हुए हैं। मयंक एकदम से पैनिक होता है, उठ के लाइट ऑन करता है, वहां पे कोई भी नहीं होता। मयंक was sweating like a pig. उसका हार्ट वॉज रेसिंग। नीचे से ऊपर तक मयंक पूरा हिल चुका था। अब बाकी टाइम तो मयंक ना काफी सोच समझ के चीजों को म्यूट करके अंबिका को बताता था, पर अभी घबराहट में वो अपनी बहन को फोन करके बताता है कि दीदी मैंने ऐसा ऐसा देखा और मैं बहुत डरा हुआ, मैं बहुत घबराया हुआ, मुझे बचा लो। और अंबिका फिर डिसाइड करती है कि यार अब ऐसा है कि सिचुएशन जो है ना अब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो रही है, अब खुद से नहीं कर पाएगी वो, तो वो अपने फाइनली मम्मी पापा को ये सारी बातें बता देती है। अंबिका मयंक को घर वापस आने के लिए बोलती इमीडिएटली, पर मयंक इतना डिसोरिएंटेड होता है कि वो डिसीजन ही नहीं ले पाता। खैर जब घर वालों को ये बात पता लगती तो घर वाले बहुत घबरा जाते हैं। इनके पिताजी अपने गांव में, ये बेसिकली नेपाल से थे, तो अपने गांव में नेपाल में कॉल करते हैं, और नेपाल में ना दोस्तों बड़े ही गजब के पुजारी लोग होते हैं, बड़े गजब के, बड़ी सिद्धियां हैं उनके पास, बड़े पावरफुल। तो वहां फोन करके बताते हैं, और फिर पुजारी कुछ कुछ पूजा करते हैं, कुछ ध्यान लगाते हैं, और पता नहीं वो क्या देखते हैं कि वो इनको बोलते हैं कि तुरंत अपने बेटे को वापस बुलाओ, तुरंत। अंबिका बताती है कि घर आने के लिए तो बोला ही था पुजारी जी ने, एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग भी दी थी। पुजारी जी ने मयंक को कोई भी वाहन ना चलाने के लिए बोला था। उन्होंने उसे बोला था कि चाहे कुछ हो जाए कोई भी वाहन आपको नहीं चलाना है। वाहन बोले 2 व्हीलर 4 व्हीलर कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कोई सी भी गाड़ी। पुजारी जी ने बहुत ही ज्यादा फोर्सफुली उसको जितना जल्दी हो सके घर आने के लिए बोला, यानी कि देहरादून, और साथ में उन्होंने खुद का भी अपना प्लान बनाया नेपाल से देहरादून आने का। अंबिका बताती है कि ये चीज ऐसी थी जिसको ये दोनों खुद भी उतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। ये समाउ स्ट्रेस है, टेंशन में है, तो ये सब चीजें कर रहे थे। पर अब ये घर का मेजर पैनिक टॉपिक हो चुका था, स्पेशली पंडित जी से बात करने के बाद, क्योंकि पंडित जी का जो रिएक्शन था ना वो नॉर्मल नहीं था। उनकी आवाज में जो पैनिक था, जो गुस्सा था और जो स्ट्रेस था वो नॉर्मल नहीं था। तो इनकी पूरी फैमिली में अब उथल पुथल मच चुका था। अब दोस्तों जिस दिन मयंक की पुजारी जी से बात हुई उस दिन फ्राइडे था, ध्यान से सुनना आप, और मंडे को मयंक की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन थी ऑफिस में। वो जो प्रेजेंटेशन थी उसके लिए मयंक 1 महीने से प्रिपेयर कर रहा था। तो मयंक सोचता है कि यार घर तो जाना ही है, मैं काम करता हूँ कि मैं मंडे को प्रेजेंटेशन देता हूँ, और प्रेजेंटेशन देके फिर फ्लाइट से मैं देहरादून चले जाऊंगा। अब जब मयंक की बात घर पे बताता है ना कि मम्मी 2 दिन की तो बात है, मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा, तो उसकी मम्मी रोने लगती कि बेटा तू प्लीज आ जा, प्लीज आ जा, पुजारी जी ने बहुत जिद करके बोला है। पर मयंक के लिए ना प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये प्रेजेंटेशन एक्चुअली उसके करियर के लिए और उसकी लाइफ के लिए ना काफी बड़ा चेंज ला सकती थी। दोस्तों पंडित जी ने तो उसे इमीडिएटली आने के लिए कहा था, पर उसने मंडे तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया। वो कहते हैं ना जब आपके साथ कुछ गलत होने वाला होता है, कुछ बुरा होने वाला होता है, तो आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, आपकी ऐसी कुछ सिचुएशंस बन जाती हैं, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि आप होने वाली चीज़ को टाल नहीं पाते हो। फ्राइडे रात को मैं घर आता है और खाना खा के वो सो जाता है, और जैसे वो सोता है उसको फिर से एक बहुत ही हॉरिफाइंग सपना आता है। और इस बारी जो सपना होता है दोस्तों ये सबसे खतरनाक होता है। वो देखता है कि बेड में वो लेटा हुआ है, और उसके बेड में, पूरे बेड में गीली मिट्टी का पूरा ना मतलब कीचड़ सा है, पूरा मिट्टी का लेप सा है, और ध्यान से उस मिट्टी में देखता है तो उसको उस मिट्टी में काले काले से धागे दिखते हैं बहुत सारे। वो उन धागों पे हाथ मारता है तो मिट्टी हल्की सी साइड को होती है, और उसके पीछे उसे दिखती हैं बहुत सारी जंग लगी हुई कीलें। वो नीचे देख के ऊपर देखता है तो सामने टिया खड़ी होती है, और टिया के जस्ट पीछे वो औरत खड़ी होती है। वो बस अपनी पलकें झपकाता ही है कि तब तक टिया और वो औरत बेरहमी से वो कीलें उसको घोंपने लगते हैं। उसको बहुत तेज दर्द होने लगता है, और उस दर्द से उसकी आंख खुलती है, और जब वो उठता है उसकी सांस चढ़ी हुई होती है दोस्तों, वो पसीने पसीने होता है बिल्कुल, और उसका शरीर दर्द कर रहा होता है। वो किसी तरह से बेड से उठता है, लाइट जलाता है, और कमरे के कोने में जाके डर के मारे खड़ा हो जाता है। उसकी नज़र सामने घड़ी पे पड़ती है,
और घड़ी में सुबह के 6:30 बजे होते हैं। उसको एक्चुअली ये समझ में आना ही बंद हो गया होता है कि जो उसके साथ हो रहा है सपनों में वो असली में है या नकली में है। वो कहता है यार शरीर में तो बहुत दर्द हो रहा है, पर फिर भी किसी तरह से वो नहाने चले जाता है। जब वो नहाने जाता है वो देखता है कि उसके शरीर में बहुत सारा दाग हैं और कई सारे दाग एग्जैक्टली ऐसे हैं जैसे किसी ने उसके शरीर पे कीलें चुभोई हों। उसको बहुत घबराहट होती है, बहुत डर जाता है। वो अपनी फ़ोटो वगैरह लेता है और फ़ोटो लेके अंबिका को भेजता है। अंबिका जैसे वो फ़ोटोज़ देखती है उसे कॉल करती है और वो भी बहुत घबरा जाती है। वो बोलती है उसको कि भाई प्रेजेंटेशन वगैरह छोड़, तू कहाँ लगा हुआ है यार, तू घर आ जा, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है, ये सब नॉर्मल नहीं है भाई। फिर वो वही बातें बोलता है अंबिका को कि अरे नहीं, प्रेजेंटेशन मैं नहीं छोड़ सकता यार, ये सब तो 1-2 दिन में ठीक हो ही जाएगा। वो आ तो रहे हैं तुम्हारे पुजारी जी, सब ठीक कर देंगे यार, पर मैं ही नहीं छोड़ सकता, मैंने ज़िंदगी भर मेहनत करी है, ना ना ना, मेरे को ये नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा प्रेजेंटेशन। और इसके बाद वो खैर अंबिका के बहुत मनाने के बाद भी नहीं मानता है और फिर पेन किलर वगैरह खा के रेडी होकर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में पूरा दिन मयंक को सर दर्द, वीकनेस, स्टमक में डिस्कम्फर्ट, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। किसी तरह से वो अपना पूरा दिन काटता है ऑफिस में और एक एक पल उसको बहुत हैवी लग रहा होता है। इसके बाद वो घर पहुंचता है, 2-3 पेन किलर्स वो लेता है, तब जाके उसको थोड़ा आराम फील होता है और उसके बाद वो अंबिका को वीडियो कॉल करता है। वीसी में वो अंबिका को अपना ये दर्द वगैरह नहीं बताता है, बट वो अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में बता रहा होता है कि मैंने ऐसे प्रिपेयर करी है दीदी, अब तू देख, ये देख, इसके बाद ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पूरे टाइम उसने अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में बात करी और उसके बाद वो सो गया। फिर दोस्तों आता है सैटरडे और सैटरडे अंबिका बताती है कि उसकी लाइफ का आज तक का सबसे गंदा दिन है वो। अब दोस्तों सैटरडे मॉर्निंग मयंक से अंबिका की मैसेजेस में बात होती है। वो पूछती है कि तू ठीक है भाई, सब कुछ ठीक है? तो मयंक बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं भी प्रेजेंटेशन वगैरह प्रिपेयर कर रहा हूँ, तेरे से शाम को बात करूँगा। शाम को अंबिका जब मयंक को कॉल करती है तो मयंक उसका फ़ोन काट देता है और उसे मैसेज करता है कि आई विल कॉल यू बैक इन ऑफिस। अंबिका उसके बाद फिर अपने काम वाम में बिजी हो जाती है एंड देन उसके बाद अंबिका सोचती है वो कॉल करेगा, बट देन अंबिका उसको डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहती क्योंकि उसको पता था कि प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन कर रहा है। तो ऐसे करते करते अपना दिन कंप्लीट करके अंबिका सो जाती है और फिर करीबन रात के 2:30 बजे अंबिका के फ़ोन में एक अननोन कॉलर का कॉल आता है। अंबिका गहरी नींद में होती है और वो फ़ोन से मिस हो जाता है और ठीक उसके 15 मिनट बाद अंबिका का फ़ोन बार बार बजने लगता है और फिर उसकी जब नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके पापा के बहुत सारे मिस कॉल हैं और वो जैसे अपने पापा को कॉल करती है, उसके पापा उसे बताते हैं कि बेटा मयंक का एक्सीडेंट हो गया है, उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, बेटा तू जा, बेटा वहाँ जा, मयंक के पास जा, तू जा, पता नहीं किस हाल में होगा वो। अब अंबिका हबड़ा थबड़ी में, उसको समझ में नहीं आता क्या करे। तो अंबिका का एक दोस्त होता है अर्जुन, वो अर्जुन को कॉल करती है रात को ही, 3 बजे की बात है दोस्तों। ये इतना पैनिक हो रहा है उसे खतरनाक, वो 3 बजे अर्जुन को फ़ोन करती कहती है यार मेरे को ऐसे ऐसे करके मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, हमें अभी इमीडिएटली हैदराबाद जाना पड़ेगा। तो वो लोग फिर फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं और मॉर्निंग की फ़्लाइट से वो लोग हैदराबाद पहुँचते हैं। अब पूरी फ्लाइट में अंबिका को बहुत घबराहट, बहुत पैनिक हो रहा होता है क्योंकि एक भी ऐसा जना नहीं होता जिससे वो कनेक्ट कर सके, जिससे वो पूछ सके कि उसके भाई की क्या हालत है, वो कैसा है, उसको कितनी चोट आई है नहीं आई है, क्या हुआ है, पर उसको किसी से कोई कनेक्ट नहीं कर पा रही थी वो। और जब वो लैंड करती है हैदराबाद, जिस हॉस्पिटल का उसको बताया गया था पता, वो वहाँ पहुँचती है और वहाँ पे जब अपने भाई के नाम से वो ढूंढती है तो उसको बताया जाता है कि फलाना फ्लोर पे वाले नंबर रूम पे है वो। और जब वो वहाँ पहुँचती है, उस रूम के बाहर पे ही वो एक ऐसा नज़ारा देखती है जिससे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखती है कि रूम के बाहर ही एक स्ट्रेचर पे एक बॉडी रखी गई है, उसका पूरा सफ़ेद कपड़े से वो ढकी गई है बॉडी, और वो बॉडी, वो जो सफ़ेद चादर है, उस बॉडी के ऊपर से ही ब्लड के मार्क्स वगैरह उसमें दिख रहे हैं। उसका जी घबराने लगता है और वो बस भगवान से दुआ कर रही होती है कि जो वो सोच रही है वो ना हो। वो उस बॉडी के नज़दीक जाती है, कपड़ा हटाती है और वो देखती है ये उसका छोटा भाई मयंक था। उसका पूरा सर फटा हुआ था, उसकी आंखें बाहर को आ गई थी, उसकी जगह जगह से हड्डियां मांस को फाड़ के बाहर निकल रही थी। अंबिका ये देखते वो इसको सहन ही नहीं कर पाती और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। शिट यार दोस्तों, कैसा लगा होगा उसको अंबिका को। मैं तो मतलब आपको, मैं कहानी सुनाते सुनाते आई एम फीलिंग सो इमोशनल यार ऑनेस्टली। अंबिका ने अगर मुझे फ़ोन पे बताई होती ना, मैं तो रो दिया होता ऑनेस्टली। तो खैर अंबिका ने लिखा है कि उसके बाद उसको जब होश आया, शी वॉज कम्प्लीटली डिसोरिएंटेड। वो देख रही थी कि उसके फ़ोन में 18-19 मिस कॉल्स हैं मम्मी पापा के। वो बस रोए जा रही थी, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कम्प्लीटली ब्लैंक हो चुकी थी। पर अर्जुन, उसका जो दोस्त था, वो उसको थोड़ा संभाल रहा था। अर्जुन ने बाकी भी सारी तैयारियां कर दी थी। उसकी जो बॉडी थी, उसकी बॉडी को लेके देहरादून जाने की प्रिपरेशन,
अंबिका को और ख़ुद को भी वहाँ ले जाने के लिए सारी तैयारियाँ इन द बैकग्राउंड कर चुका था। जैसे तैसे अर्जुन और अंबिका बाय एयर मयंक की बॉडी को लेकर देहरादून पहुँचते हैं और देहरादून जब वो घर लेके जाते हैं उसको, मयंक के और अंबिका के माँ बाप देखते हैं कि किस हालत में उसका बेटा आ रहा है। और दोस्तों सबसे खतरनाक बात यह है कि आप ये सोच भी नहीं सकते कि मंडे को ही मयंक ने घर आना था और आज जिस दिन उसकी बॉडी घर पहुंची है उस दिन मंडे ही था। देखो दोस्तों, जो होता है वो होता तो है, पर किस हालत में उसने पहुंचना था और किस हालत में पहुंचा है। माँ बाप ऑब्वियसली उसको देख के वो तो टूट गए, वो ख़त्म हो गए बिल्कुल माँ बाप लिटरली। और बस अंबिका तो वैसी बहुत बुरी हालत में थी। और जब उसकी बॉडी को वहाँ लेके गया तो उसी वक्त पे जो पुजारी जी थे जो नेपाल से आना था वो भी पहुँचते हैं, क्योंकि उनको तो किसी ने बताया ही नहीं होता है। पुजारी जी भी वो देख के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं, पर पुजारी बोलते हैं कि चलो मैं अब यहाँ आया हूँ तो मैं पूरी विधि से ना इसका अंतिम संस्कार करूँगा। और उसके बाद फिर पूरे तरीके से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अब पंडित जी ने रिचुअल्स वगैरह सारे कराए, पर उसके बाद पंडित जी वहाँ पे रुके रहे, पंडित जी गए नहीं। उन्होंने वेट किया कि सारे लोग वहाँ से चले जाएं ताकि वो उनको कुछ अकेला टाइम मिल जाए परिवार के साथ, ताकि वो उनसे कुछ बातें कर सके, उनको कोई बातें बता सके। खैर, अंतिम संस्कार के लिए कई सारे मयंक के कोलीग्स भी आए हुए थे। तो उनका एक कोलीग था जिसने बताई पूरी कहानी कि एक्सीडेंट असल में हुआ कैसे। सो सैटरडे को मयंक की एक कलीग थी, उसकी फ्रेंड थी काफ़ी अच्छी, वो पास में एक मॉल में गई हुई थी और शाम हो गई थी, तो थोड़ा अंधेरा सा हो गया था, तो उसको ना कैब नहीं मिल रही थी घर जाने के लिए। तो क्योंकि मयंक भी पास में ही था, ऑलमोस्ट 15 मिनट की दूरी होगी, ज़्यादा नहीं, तो उसने मयंक को कॉल किया कि यार मुझे पर तू क्या पिक कर सकता है, मेरे को कैब नहीं मिल रही। तो मयंक अपना एक और दोस्त संदीप उसकी बुलेट मांगता है और वो बुलेट लेके उसको लेने के लिए जाता है। और फिर बुलेट लेके जब वो जा रहा होता है तो उसने ऐसी जगह बुलेट डाल दी गलती से जहाँ रोड बिल्कुल टूटी हुई थी। उसकी बाइक स्किड हुई और वो सड़क पे घिसटता एंड में जाके जो दीवार होती है ना उसकी रोड के किनारे में जो कंक्रीट की वो लगी होती है पैरापेट, वो उस पे जाके टकराता है और उसका पूरा सर फट जाता है और उसकी हड्डियां वगैरह, रिब्स वगैरह सब टूट जाती हैं। मयंक के कलीग ने ये भी बताया कि अगर मयंक ने हेलमेट पहना होता तो शायद उसकी जान बच जाती, पर क्योंकि उसने हेलमेट नहीं पहना था तो उसका सर टकराया और ऑन द स्पॉट ही उसकी डेथ हो गई थी इमीडिएटली। अब वहाँ पे मयंक का एक्सीडेंट हो चुका है, उसकी डेथ हो चुकी है, पर किसी को नहीं पता है कि क्या हुआ है। काफ़ी देर हो जाती है, वो लड़की ना मयंक को कॉल करती है, लगातार 1 घंटे तक उसका वेट करती है एंड देन वो कैब लेके घर को चली जाती है। पर संदीप जिसकी बाइक थी वो भी कई बार उसको कॉल कर चुका होता है, वो कॉल पिक नहीं करता है। अब जब वो इतने बार कॉल पिक नहीं करता है तो संदीप को घबराहट होती है, तो वो अपने एक दोस्त को लेके और अपनी कार लेके उसको देखने के लिए निकल पड़ता है। जब वो उस मॉल के रास्ते जा रहा होता है ना जहाँ पे वो गया होता है मयंक, तो वो देखता है रास्ते में भीड़ जमा हुई है और वो जब भीड़ के पास जाता है तो वो देखता है कि सड़क पे मयंक की बॉडी पड़ी हुई है, खून से लथपथ, बस। और दोस्तों इसके आगे की जो कहानी थी वो तो अब आपको पता ही है। संदीप को आज तक दोस्तों रिग्रेट है कि काश उस दिन उसने अपनी बाइक उसे ना दी होती, वो एक्सीडेंट ना हुआ होता और मयंक भी आज इस दुनिया में होता। अंबिका बताती है संदीप को कि यार देख, जो होना होता है वो तो होना ही होता है। पुजारी जी ने उस दिन इसे कहा भी था कि बेटा चाहे कुछ हो जाए तू वाहन मत चलाना, खुद से गाड़ी मत चलाना। और देखो उसने एक ऐसी सिचुएशन में चलाई गाड़ी, वो भी बाइक, और उसके बाद उसी बाइक से उसका एक्सीडेंट हुआ। खैर फिर एक एक करके सारे लोग घर से चले जाते हैं और जब वहाँ पे कोई भी नहीं होता तो पुजारी जी अंबिका और मयंक के पापा मम्मी के साथ बैठते हैं और उनसे कहते हैं, मैंने बेटा को कहा भी था, मयंक बेटा को कहा भी था कि वाहन मत चलाना, पर उसने मेरी बात को नज़रअंदाज किया। अंबिका बेटा, तू जो भी मयंक का सामान है, जो कुछ भी इसके पास था, जो भी इसका सामान है, तू जा और हैदराबाद से घर लेके आ। अब पुजारी जी की बात मान के अंबिका ने जाने की तो सोची, पर कई दिनों तक तो वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। यार उसने अपने भाई को खोया था, कितनी उसकी मेमोरीज, उसकी यादें, अब वहाँ जाना जहाँ वो रहता था, उसका सामान लेके आना, इमोशनली अंबिका के लिए ये बहुत बड़ा ट्रॉमा से कम नहीं था। पर फिर भी उसने कुछ दिनों बाद हिम्मत करी और वो गई हैदराबाद और वहाँ से उसकी जो भी बिलोंगिंग्स थी, उसके डॉक्यूमेंट्स थे, कपड़े थे, उसका सारा सामान उसने वहाँ से पैक किया। अब अंबिका किसी न किसी तरह से हिम्मत करके उसका सारा सामान लेके देहरादून पहुंचती है और नेपाल से पुजारी जी फिर से देहरादून आ चुके होते हैं। पुजारी जी वो सारा सामान देखते हैं और पुजारी जी को दिखता है कि बहुत सारे ना गत्ते के बॉक्सेस हैं। वो होता है ना जब सामान आप मूव करते हो तो बॉक्सेस में होता है, कार्टन्स में होता है, तो ऐसे 18-19 कार्टन्स थे अलग अलग। पर ये चीज़ अंबिका को भी नहीं पता था कि किस कार्टन में क्या चीज़ है। बस जो भी सामान था उसने हर चीज़ पैक करवाई और जो भी चीज़ जिसमें फिट आई उसने डाल दी। पुजारी जी कहते हैं सारे सामान को समेट के मयंक के रूम में आप पहुँचाओ पहले, तो सारे सामान को मयंक के रूम में पहुँचाया जाता है। फिर उस रूम में अंबिका, पुजारी जी और मम्मी पापा, ये 4 लोग होते हैं। पुजारी जी उस सामान को घूरते हैं और पता नहीं उनको क्या इंट्यूशन आता है, वो बोलते हैं कि ये जो डब्बा है, इस डब्बे के पीछे क्या है।
उसे निकालो। तो वो देखते हैं कि एक कार्टन होता है, उस कार्टन के पीछे एक और कार्टन होता है, तो वो उस कार्टन को निकालते हैं। उस कार्टन को जब वो खोलते हैं तो उसके अंदर से ऐसे कुछ किताबें निकलती हैं और कुछ ऐसे पाउचेस वगैरह निकलते हैं, उसमें एक शेविंग किट होता है, मयंक का इस तरह का सामान होता है। उसी में एक पतला सा एक मेटल का बॉक्स होता है। तो उस मेटल के बॉक्स को जब वो खोलते हैं तो भाई उनके होश उड़ जाते हैं। जब वो मेटल का बॉक्स खुलता है, अंबिका बताती है कि उसने खुद महसूस किया कि उस बॉक्स से खुलते ही ना उस रूम में जैसे नेगेटिविटी रिलीज हो गई। उस बॉक्स के अंदर कीलें थी जिसमें पूरा मतलब जंक लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जैसे पुरानी पता नहीं किसी जमाने की कीलें। बाल थे, उसमें कपड़े के टुकड़े थे और कुछ जली हुई चीजें थी। एक तो उसमें कैंडल थी जो कि आधी जली हुई थी और साथ में राख सी थी, मतलब जैसे कागज को आप जब जला देते हो या किसी चीज को जो कपड़े को जलाते हो तो उसकी जो लेफ्ट ओवर होते हैं ना, उस तरह का चीज था। और इन सब के अलावा उसमें एक वूडू डॉल भी थी और वो एग्जैक्टली अंबिका बताती है कि वैसी ही डॉल थी जो उसने आज तक पिक्चरों में, मूवी में देखी थी। बिल्कुल सेम, बिल्कुल कुछ अलग नहीं, बिल्कुल उस तरह की डॉल थी वो। और वो जो डॉल थी वो भी ऐसा लग रहा था जैसे जली हुई है हल्की सी। अंबिका बताती है कि उसके हाथ में जब उसने खोला, उसने जैसे उस बॉक्स को खोला उसके हाथ से बॉक्स ही छूट गया। उसको इतना डर लग गया, उसको ऐसा हो गया कि बस जैसे उसको अब सांस ही नहीं आएगी, क्योंकि वो जो चीज देखी थी ना उन लोगों ने, उनके परिवार में किसी भी इंसान को ना लिटरली यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या है और ऐसा भी कोई चीज हो सकती है। अंबिका और उसकी माँ जोर जोर से रोने लगी। उसके पिताजी अपना सर पकड़ के खड़े थे, पर पुजारी जी वहाँ पे जैसे कि तैसे खड़े थे बिल्कुल। पुजारी जी अंबिका से बोलते हैं कि बेटा चल हिम्मत कर और जा रसोई से मेरे लिए थोड़े चावल और थोड़ा आटा लेके आ। अंबिका बताती है कि उसका उस टाइम पे रो रो के इतना ज्यादा बुरा हाल था और वो इतना ज्यादा डर चुकी थी, इस हद तक वो डर चुकी थी कि उसको ढंग से चीजें याद नहीं है, पर मोटा मोटा जितना उसे याद है कि पुजारी जी ने वो जो आटा था या चावल थे उसको जमीन पे पहले उसने बिछाया और उसके बाद ये जो लोहे का जो भी डब्बा था उसके अंदर जो भी सामान निकला, बाल वाल जो भी थे वो सारा सामान उन्होंने उसके ऊपर रखा और फिर उसके बाद वो अपनी आंखें बंद करके 2-3 सेकंड के लिए उन्होंने ऐसे ध्यान सा लगाया और उसके बाद आंखें बंद करते करते ही पुजारी जी ने उनको कुछ बातें बताई। पुजारी जी ने बोला मुझे एक लड़की दिख रही है। थोड़ा सा ना पुजारी जी ने वो कद काठी शक्ल और ऐसा बताने लगे और जब वो पुजारी जी उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, माँ बाप को तो पता ही नहीं था कि मयंक की तो कोई गर्लफ्रेंड नाम की भी चीज थी, उनको तो आइडिया नहीं था, वो लिव इन में रह रहा था, पर अंबिका को पता था और अंबिका बिल्कुल 100% समझ रही थी वो किसकी बात कर रहे हैं। पुजारी जी बताते हैं कि उस लड़की के साथ एक और कोई औरत दिख रही है और वो औरत का भी जो हुलिया उन्होंने बताया, अंबिका बताती है कि वो औरत का हुलिया ऑलमोस्ट वही बताया उन्होंने पंडित जी ने जो मयंक उसे बताता था सपने में आती है जो औरत और जो उसको डराती है, जो उसको दर्द पहुंचाती है, ये वही औरत थी। अंबिका लिटरली उसके पैर कांप रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे, उसके आंसू नॉन स्टॉप बह रहे थे। अंबिका ने बहुत ही हिम्मत करके पुजारी जी से बस ये पूछा कि पुजारी जी मेरे भाई के साथ ही क्यों, उसके साथ ऐसा क्यों किया इन्होंने। अब मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बताता हूँ पंडित जी ने क्या बोला, एग्जैक्ट तो मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत लंबा है वो, पर पंडित जी ने इन्हें बताया कि पहले ही दोनों मिले आपस में, पर ये जो लड़की थी ना टिया, ये बहुत ही पॉजिटिव टाइप की थी और बड़ी ना ऐसी नेगेटिव गंदी टाइप की थी। अब ये दोनों साथ में रहने लगे पर आपस में इनकी लड़ाइयाँ होने लगी और लड़ाइयाँ होते होते ना इसको मयंक के लिए नफरत जागने लगी। वो होते हैं ना दोस्तों टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक पार्टनर्स लाइफ में, जो कि आपको प्यार नहीं करते पर आप पे कंट्रोल करना चाहते हैं, आपकी हर एक्टिविटी को अपना समझना चाहते हैं और आप अगर किसी बात पर उनसे डिसएग्री कर दो तो वो आपसे चिढ़ जाते हैं, खुंदस खाते हैं और फिर आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। बस ये लड़की कुछ इसी तरह की लड़की थी। इनके बीच में लड़ाइयाँ होती रही, नफरत बढ़ती रही और बढ़ते 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 उसका गुस्सा और ये सारी चीजें इस हद तक बढ़ गई कि उसने फिर इन तरह से मयंक पे काबू पाना चाहा। उसको मयंक से प्यार नहीं था, वो मयंक को अपना एक नौकर की तरह रखना चाहती थी। अंबिका के माँ बाप इस समय तक बिल्कुल डिसोरिएंटेड थे, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कौन लड़की क्या लड़की। फिर अंबिका ने उन्हें बताया कि मम्मी पापा मयंक एक लड़की के साथ रह रहा था और ऐसा ऐसा ये सब चीज़ें उसके साथ हुई वहाँ पे दुबई में, तो बहुत परेशान हो गया था, फिर वो बड़ी मुश्किल से पीछे छुड़ा के आया यहाँ पे। तो माँ बाप तो बिल्कुल हैरान, क्योंकि उनको तो पता तक नहीं था। वो तो दोनों भाई बहन आपस में बातें करते थे, सारी चीज़ें शेयर करते थे, मम्मी पापा को कुछ आइडिया नहीं था। वो तो डिसबिलीफ में थे कि उनका बेटा चला गया और वो भी जादू टोने की वजह से। अब अंबिका को बहुत ही गुस्सा आता है और अंबिका पुजारी जी से बोलती है कि पुजारी जी कुछ करिए, उस लड़की ने ये सब कर दिया मेरे भाई के साथ, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, इसको बताइए मैं कैसे बदला ले सकती हूँ उससे, मैं इसको चाहती हूँ, मैं ढूंढती हूँ, मैं पकड़ती हूँ उसको। तो पुजारी जी ने अंबिका को साफ मना कर दिया। उन्होंने बोला देख तू अपने माँ बाप का इकलौता सहारा बची हुई है और मैं नहीं चाहता तेरे को कोई चीज हो, तेरे को नुकसान पहुंचे। जिसने भी किया था, जो भी था, वो बहुत ही स्ट्रांग था, बहुत ही शक्तिशाली था। मैंने तो मयंक को आगाह करने की कोशिश करी थी, पर वो होता है ना जो होना होता है उसको कोई टाल तो सकता नहीं है। उसने मेरे कहे को भी उसने नजरअंदाज किया, मेरे मना करने के बाद भी गाड़ी चलाई, और अगर वो टाइम से घर आ गया होता क्या पता हम उसको किसी हद तक बचा पाते।
अंबिका बताती है कि उसके बाद पुजारी जी तो चले गए थे, पर उसके बाद माँ बाप और वो ऑलमोस्ट 6 महीने उनकी ज़िंदगी के ऐसे बीते कि इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना हार्ड टाइम हो सकता है। अंबिका अपनी जॉब छोड़ के घर आ गई क्योंकि माँ बाप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके थे, स्पेशली मॉम। और उसके बाद अंबिका ने घर में काम वाम करना शुरू किया, माँ बाप की हेल्प करना शुरू करा, उसकी टेक केयर करना शुरू किया। तो जो फाइनेंशियल इन पे बैकिंग थी, जो कमाई करते थे दोनों मिलके, वो कट हो गई। और जब वो कट हो गई तो इस घर की जो लोन वगैरह की किस्तें थी वो चुकानी बहुत मुश्किल हो गई। उसके बाद बहुत मुश्किल से अभी फ़िलहाल इन लोग किसी हद तक स्टेबल हुए हैं। अंबिका ने देहरादून में एक जॉब करनी शुरू कर दी है। उसका पैकेज ऑब्वियसली सैमसंग जितना अच्छा नहीं है, पर उसको पता है कि माँ बाप उसके साथ गुड़गांव शिफ्ट हो नहीं सकते, वो अपना घर कभी नहीं छोड़ेंगे और वो इनको अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि बुढ़ापे में ऑब्वियसली जो चीज़ उनके साथ हुई है, जिस चीज़ के थ्रू वो गुजर रहे हैं या गुजरे हैं, वो अगर अकेले रहेंगे तो उनकी तबीयत भी खराब हो जाएगी। और अंबिका कहती है कि उसे डर है कि अगर वो अपने माँ बाप के साथ नहीं रहती आज के डेट में तो शायद माँ बाप भी उसके चले जाएंगे। अच्छा, एक बात और है दोस्तों, कहानी के एंड में जो अंबिका ने बताई है, उसने बताया कि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया को, पर 1 साल से इसके जो मम्मी पापा है ना, वो घर से बाहर नहीं निकले। मतलब बाहर मतलब हल्का फुल्का तो गए हैं, पर कहीं भी मतलब ऐसे नहीं कि कोई शहर छोड़ के या मोहल्ला छोड़ के भी चले गए हों, क्योंकि पता नहीं क्या है उनका, या तो किसी ने उन्हें बताया है या उनको खुद पता है कि वो उन्होंने एक दिया जलाया हुआ है मयंक के नाम का, और उस दिए के आगे वो लोग डेली 2 टाइम भोग लगाते हैं और वो 3 साल तक उन्होंने लगाना है। तो अंबिका बोलती कि उसने काफ़ी समझाया कि पापा मम्मी इस सब चीज़ों से कुछ नहीं होता, पर वो मानते ही नहीं है। फिर उसने ये सोचा एंड में कि यार चलो, अगर इनको इस चीज़ से सेटिस्फैक्शन मिल रहा हो, आराम मिल रहा हो, तो करने दो, अगर इनको मन की शांति मिल रही हो। अंबिका बस ये लिखती है कि वो अपने भाई को अभी भी बहुत ज़्यादा मिस करती है और वो बस यही सोचती है, यही रिग्रेट करती है कि काश मैं कभी वहाँ चले गई होती, काश मैंने उसको जल्दी बुला लिया होता, काश मैंने ये कर लिया होता, काश मैंने वो कर लिया होता। मतलब शी हैज़ अ लॉट ऑफ रिग्रेट्स, बट ऑब्वियसली उसके साथ जो गलत हो गया वो तो हो ही गया है। सो दोस्तों, दैट वाज स्टोरी ऑफ अंबिका एंड मयंक। है कि नहीं, मैं बहुत ही इमोशनली ऐसे रोलर कोस्टर वाली स्टोरी नहीं है ये, मतलब इसमें हॉरर तो है जो है, बट भाई जो इसमें पूरी ओवरऑल स्टोरी है ना, दैट इज़ टू हैवी मैन। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। इनफैक्ट नई कहानी नहीं दोस्तों, मैं अब अगले वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूँ एक सीरीज इस दुनिया की सबसे हॉन्टेड प्लेसेस की। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रिफ्रेशिंग भी हो जाएगा, कुछ नया हो जाएगा, तो हम ऐसे सीरीज करेंगे 3-4 वीडियोस की, जिसमें हम इस दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों को बताएंगे आपको। क्या पता आपको पहले से पता हो, क्या पता आपको ना पता हो। ओरिजिनल हॉन्टेड, हाँ, फेक हॉन्टेड नहीं, तो ओरिजिनल असली हॉन्टेड जगह। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय।